हेलो एवरीवन। पीजी सेमेस्टर थर्ड सीसी 12 और टॉपिक है फेमिनिस्ट मूवमेंट अथवा नारीवादी आंदोलन। पश्चिम में नारीवादी चेतना का विकास उस समय हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति के समय मनुष्य ने ईश्वर और धर्म पर सवाल उठाया और मनुष्य को ही अपना नियंता घोषित किया। फ्रांसीसी क्रांति के समय का प्रमुख नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। क्रांति में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, लेकिन उन्होंने पाया कि समता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल पुरुषों के लिए आरक्षित था। पुरुषों के अधिकारों के लिए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जैसी किताब भी लिखी गई। नारीवाद की शुरुआत स्त्रियों द्वारा अपने लिए पुरुषों के समान ही जगह की मांग से हुई मानी जा सकती है। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के जवाब में मेरी वुलसनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन लिखा। वहीं से पश्चिम नारीवाद की शुरुआत होती है। पश्चिम नारीवाद का नेतृत्व अपने शुरुआती चरण से महिलाओं द्वारा संचालित था और इसे कभी भी पुरुष नेतृत्व की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर हम अमेरिका में नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अथवा उसके विचारों की बात करें तो उससे पहले हमें पश्चिम में नारीवाद आंदोलन की अन्य लहरों के बारे में भी विचार करना होगा। फ्रांस और इंग्लैंड की तरह 19वीं सदी का अमेरिकी समाज नारी को सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के समक्ष सक्रिय देखने को तैयार नहीं था। यह साराह ग्रीम्क और एंजेलिना ग्रिंकवेल्ड के पिता एक धनी प्लांटर, सैकड़ों गुलामों के मालिक और साउथ कैरोलिना राज्य के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। साराह ने बचपन में ही अपने घर में गुलामों को कोड़ों से पीटते देखा था। वह ऐसी जगह चली जाना चाहती थी जहां कोई गुलाम न हो। बाद में कानून के विपरीत अपने निजी गुलामों को पढ़ना सिखाया। उनके अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों बहनों ने सर्वप्रथम अमेरिका में महिला अधिकारों की अलख जगाई। इन बहनों ने महिला अधिकारों के प्रश्न उठाने से पहले उत्तरी अमेरिका में घूम घूम कर गुलामी प्रथा के विरुद्ध नव जागरण का काम शुरू किया। समाज सुधार आंदोलन में सक्रिय यह पहली महिला थी, इसलिए इन्हें अक्सर कट्टरपंथियों की गालियां और उपहास झेलना पड़ रहा था। जब एंजेलिना की अपील टू द क्रिश्चियन वीमेन इन द साउथ पत्र द लिबरेटर अखबार में छपी, इसके लिए एंजेलिना और साराह को काफी कुछ सुनना पड़ा। कुछ इसी प्रकार के अनुभव लुक्रीशिया कोफिन मोट को अमेरिका की पहली नारीवादी भी कहा जाता है और उनका भी अनुभव कुछ इसी प्रकार से रहा। अमेरिका क्वेकर, उन्मूलनवादी, समाज सुधारक तथा महिला अधिकारों की समर्थक थी। मोट गुलाम प्रथा की भी विरोधी थी। उस समय अमेरिका में लड़के लड़कियों में काफ़ी भेद किया जाता था। एक ही काम के लिए पुरुषों को स्त्रियों से 4 गुना अधिक वेतन मिलता था। इन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी महिला अधिकारवादी नारी के लिए केवल मताधिकार ही नहीं की मांग कर रही थी, बल्कि वे सभी अधिकार मांग कर रही थी जो पुरुषों को हासिल थे। जैसे मार्गरेट फुल्लर, जो कि अमेरिकी पत्रकार, आलोचक एवं स्त्री अधिकारवादी थी, उनकी पुस्तक विमेन इन द 19th सेंचुरी को अमेरिका में नारीवाद पर पहली गंभीर कृति माना जाता है। इस पुस्तक को मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स की पुस्तक के समकक्ष रखा जाता है। वह पहली महिला थी जिनको हार्वर्ड कॉलेज के पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति मिली थी। फुल्लर महिला की शिक्षा और रोजगार की भी समर्थक थी। इसके अलावा उन्होंने जेल सुधार तथा गुलामों की मुक्ति का भी समर्थन किया। अपनी किताब विमेन इन द 19th सेंचुरी में लिखती हैं कि अमेरिका में समानता के लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी यूरोपीय ऐतिहासिक जड़ें आरे आती हैं। अमेरिका ने यूरोप से भ्रष्टता
उत्तराधिकार में पाई है, इसलिए अमेरिकियों का व्यवहार अमेरिकी मूल के लोगों तथा अफ्रीकी लोगों के साथ गैर बराबरी का रहा है। परिवार में नारी को बच्चों के समान पुरुषों से कमतर माना जाता है। उन्होंने जोर दिया कि स्त्री को पुरुषों के समान मानने की आवश्यकता थी, उसको आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता थी, उसको पुरुषों की तरह बौद्धिक व धार्मिक स्वतंत्रता की जरूरत थी। उन्होंने माना कि विवाह से पहले पति पत्नी दोनों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। नारी तभी आत्मनिर्भर बन सकती है जब पुरुष वर्चस्व उस पर हावी न हो। एलिजाबेथ कैंडी स्टेनन अमेरिकी समाज सुधारक थी। उन्होंने पहला संगठित अमेरिकी महिला आंदोलन शुरू किया। वह 1848 में न्यूयॉर्क के सैनिका फॉल्स के पहले किया गया महिला अधिकार सम्मेलन था। इस सम्मेलन में डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट पेश किया गया। एलिजाबेथ कैडी स्टेटन ने अपने भाषण डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट शीर्षक से पर्चा पढ़ा। इस पर्चे की मांग की गई कि एक नागरिक की हैसियत से महिलाओं को जो भी अधिकार होते हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराए जाए। दूसरा सम्मेलन 1850 में हुआ। इस सम्मेलन में लूसी स्टोन ने कहा कि महिला की प्रकृति व नारीत्व का पूर्ण विकास हो। हम चाहते हैं कि जब कोई स्त्री मरे तो उसकी कब्र के पत्थर पर यह न लिखा हो कि वह किसी की अवशेष थी। समाचार पत्रों ने इन सम्मेलनों और इनमें दी गई भाषणों की खिल्ली उड़ाई गई। तीसरा सम्मेलन सितंबर 1852 में हुआ। इसमें नेताओं ने अपने भाषणों में बिना अधिकारों के कर्तव्य का पालन की मानसिकता पर सवाल उठाया। यदि नारी का कर्तव्य सरकार चलाने के लिए कर देने का था तो उसको सरकार और प्रशासन के गठन में भूमिका का भी अधिकार होना चाहिए। महिलाओं का अपना साहित्य, अपने प्रकाशन, अपनी लेखिकाएं, अपनी मैगजीन, अपना छापखाना, अपने वितरक होने चाहिए। यह भी कहा गया कि पुरुष कानून स्त्री का कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, परंतु महिला संगठन बनाने पर इस सम्मेलन में सहमति नहीं हो पाई। चौथा सम्मेलन अक्टूबर 1853 में हुआ। कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। आगे के सम्मेलनों में भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका। मई 10-11-1859 में संपन्न हुए न्यूयॉर्क राज्य में पारित हुए कानून, जिसमें महिलाओं के अपने निजी संपत्ति का वेतन के इस्तेमाल का तथा बच्चों के सह संरक्षण का अधिकार मिलने पर संतोष जताया गया। जनवरी 1866 में अमेरिकन एंटी स्वेलरी सोसाइटी की बैठक में लूसी स्टोन और सूजन विन एंथोनी के सुझाव पर अमेरिकी समान अधिकार संगठन अमेरिकन इक्वल राइट्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें महिला अधिकारवादियों तथा गुलाम प्रथा विरोधी दोनों शामिल थे। इसके उद्देश्यों में लिंग आधारित व वर्ग आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। अमेरिकी समान अधिकार संगठन AERA की दूसरी वार्षिक बैठक 9 मई 1867 को हुई। इसमें संविधान के 15वें संशोधन के विरुद्ध नारीवादियों ने खुलकर अपने विचार रखे। संगठन में विचारों की विरोधाभास के कारण संगठन दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसके बाद अमेरिकी समान अधिकार संगठन को ही भंग कर दिया गया, परंतु तुरंत बाद ही नारीवादियों की दो गुटों ने दो अलग अलग संगठन बना लिया। नेशनल वीमेन सफ्रेज एसोसिएशन की अध्यक्ष एलिजाबेथ कैंडी स्टेनन बनी। इस संगठन का साप्ताहिक मुख्य पृष्ठ क्रांति द रेवोल्यूशन में महिला के अधिकारों से संबंधित मामलों को जोर शोर से उठाया जाता था। 1877 के सम्मेलन में स्टेटन ने महिलाओं के मताधिकार संबंधी संशोधन का प्रारूप तैयार किया। दूसरे संगठन के रूप में लूसी स्टोन व साथियों ने अमेरिकन विमेन सफ्रेज एसोसिएशन बनाई। इस संगठन ने नस्लीय तथा लिंग संबंधी सवालों पर काम करना जारी रखा। इस संगठन के द्वारा 1870 में अमेरिकी महिला मताधिकार संगठन ने अपनी पत्रिका विमेन्स जर्नल निकालना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1887 में अमेरिकन विमेन सफ्रेज एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में स्टोन ने अपने एक समिति बनाने का सुझाव दिया। समिति को राष्ट्रीय महिला मताधिकार संघ की समिति के साथ मिलकर संगठनों के विलय का रास्ता निकालना था। एकाकी वार्ताओं में केवल मताधिकार काम करने की सहमति हो पाई। इससे स्टेटन संतुष्ट नहीं थी। वो महिलाओं संबंधित अन्य मुद्दों पर भी संगठन को कार्यसूची में लाना चाहती थीं। मताधिकार की प्राप्ति के बाद जो
1917 में न्यूयॉर्क राज्य में मताधिकार संबंधी प्राप्त हुआ और इसे 18 अगस्त 1920 को अमेरिका के 36 राज्यों में विधेयक का अनुमोदन होने से विशेष अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गया। 26 अगस्त 1920 को संशोधन के पास होने की घोषणा की गई और इसके साथ ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। मताधिकार की प्राप्ति के बाद 1960 के दशक तक का समय नारीवादी आंदोलन की पहली लहर की समाप्ति का समय माना जाता है। पश्चिम में नारी आंदोलन की दूसरी लहर की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका में बेट्टी फ्रायडन की पुस्तक द फेमिनाइन मिस्टिक के छपने, राष्ट्रपति केनेडी के महिला आयोग के गठन करने जैसी घटनाओं के साथ मानी जाती है। धन्यवाद।